प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि आपके संपूर्ण किताब से है ना, यानी पूरी किताब से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी चैप्टर से प्रश्न को लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के बहुत प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, है ना, जो कि एग्ज़ाम में पहले कई बार उसको पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सभी प्रश्नों को एकाग्रता के साथ देखिए, समझिए, है ना, जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों में काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, आज का जो मेरा पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल, क्रियाशील मानव, है ना, और अस्थायी, है ना, पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, ये बात किसने कहा था। देखिए, ये बिहार BSEB के एग्ज़ाम में 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, है ना, जो कि पीछे कई वर्षों में इन सभी प्रश्नों को पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है ना, आप भी प्रयास करें कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा और मैं भी आपको साथ में बताते चला जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कुमार सिंपल ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। ठीक है ना, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। ऑप्शन आपके सामने है, ये देखिए झारखंड के 2017 एग्जामों में पूछा जा चुका था ये प्रश्न। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, इरेटोस्थनीज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। देखिए, ये झारखंड 2015 और 2017 में भी, है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, लुसियन फ्रेवे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, ये देखिए बिहार एग्जाम 2017 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। आप ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मानवीय घटक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। ठीक है, देखिए ये झारखंड के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 12 में, 14 में और बिहार के एग्जाम में 2015 में पूछा जा चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का ऑप्शन ए, है ना, फ्रेडरिक रेडजेल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है ना, ये भी देखिए प्रश्न बिहार 2013 और 15, 16, 17, 18 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, टेलर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नियतिवाद, है ना, नियतिवाद के विचारक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। ये देखिए झारखंड 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, ये देखिए झारखंड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, रेडजेल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अन्वेषण और वर्णन। ये भी प्रश्न देखिए बिहार के 2011, 16, 17 और 20 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रौद्योगिकी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने कहा था, है ना, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, ये देखिए झारखंड 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, एलन सिंपल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है ना, यहाँ पे नहीं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
मानव भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जैव भूगोल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। ये देखिए झारखंड बोर्ड एग्जाम में 2012 और 17 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मैदानों में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। ये देखिए झारखंड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, दक्षिण अमेरिका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है और ये बिहार बोर्ड एग्जाम में 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको शांतिपूर्वक ढंग से साथ देखिए, समझिए, ठीक है ना, जो कि आपको आने वाले एग्जामों में आपको ये सभी प्रश्न काफ़ी मदद करेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, जलवायु। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 करोड़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है और ये देखिए झारखंड के 2012, 14, 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका सही आंसर बताने का प्रयास आप भी कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, चीन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। कहने का अर्थ है कि देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, कहने का मतलब ज़्यादा घनत्व वाला है, ऐसा ही है ये प्रश्न। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है ना, यानी निम्न में जो दिया हुआ है आपको ये बताना है कि इसमें से जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है और ये देखिए झारखंड 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ओशिनिया, है ना, और ये जो सो ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप के समूह में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, है ना, कितना दर्ज की गई ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 600 करोड़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 1999। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जावा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, ठीक है। आपको नहीं बताना है इसमें कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। आप भी प्रयास करें सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, आवास। चलिए अब देखते हैं अगला सामने है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, प्रवास के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम, है ना, यानी कि बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अफ्रीका महादेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए ऑप्शन आपके सामने है और ये देखिए बिहार के बोर्ड एग्जाम में 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या वृद्धि का दर सर्वाधिक है ना, कहाँ पे है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अफ्रीका में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा
क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, ठीक है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, ये आपको बताना है ना, यानी इसमें से 3 तथ्य सही है, एक नहीं है, नहीं का चुनाव करना है आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। चलिए यानी कि तथ्य गलत है, ऑप्शन नहीं, तथ्य गलत है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 70 वर्ष से अधिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश हैं, है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सिंगापुर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है, ऑप्शन आपके सामने है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, 990। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जनसंख्या कम मिलने के कारण क्या है ना, तो ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, है ना, ख व ग दोनों, यानी कहने का मतलब है ये ख और ग दोनों होगा, है ना, यानी कि समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति और साथ ही साथ पुरुष प्रधान उत्प्रवास, ठीक है ना, प्रधान उत्प्रवास। तो यानी कि इस अनुसार से आपका आंसर होगा घ, है ना, ख व ग दोनों होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिलाएं रहा, कहाँ पे रहा ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कतर में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण है ना, क्या कारण है आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपयुक्त में सभी, यानी कि तीनों हो जाएगा आपका, है ना, ए बी और सी तीनों हो जाएगा, यानी इस अनुसार से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजा पिरामिड, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टर या सेक्टरों में, है ना, रोजगार प्रदान करती है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। और ये देखिए परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 15 से 59 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज़्यादा है ना, यानी कि सर्वाधिक है। चलिए और ये देखिए बिहार के एग्जाम में 18 और 20 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लाटविया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत में उच्च नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, म्यांमार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है।
चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, भारत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, नॉर्वे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मकबूल उल हक, ठीक है ना, मकबूल उल हक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक का मापन, है ना, मापक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, है ना, यानी कि सभी होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास का कौन सा उपागम, है ना, प्रोफेसर अमित्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया, है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि क्षमता उपागम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, भूटान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का विवेचना कीजिए, ठीक है ना। आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं, कथन ए और कथन आर। कथन ए में कहता है कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है, ठीक है ना, और कथन आर कहता है कि वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, ठीक है ना। अब ये आपको दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक से समझना है ना, और उसके बाद दिए गए ऑप्शन जो है आपके नीचे, है ना, इस ऑप्शन से आपको सही मिलान करना है, बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि ये गलत है ना, परंतु आर क्या है, सही है, ठीक है ना। ए नंबर कह रहा है कि गलत है और आर क्या है, सही है, तो इस अनुसार से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है। देखिए अब आपके सामने दो कथन है दिए हुए, है ना, कथन और कारण, है ना, तो आपको बताना है। पहले है कि नॉर्वे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, और दूसरा है आपके सामने कि यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.500 से 0.799 के बीच, है ना। तो आपको इन कथनों के अनुसार से आपको ऑप्शन का चुनाव करना है कि कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यानी कि एक सही है, ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक, है ना, रखने वाला 2 देश वर्ष 2018 में कौन थे, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, नॉर्वे स्विट्जरलैंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और ये देखिए बिहार के बोर्ड एग्जामों में 18 और 20 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, यानी कि पाकिस्तान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, ठीक है ना, अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछा जा चुका है और दोनों का मतलब अर्थ एक ही है, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने नीचे प्रश्न का ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, ठीक है ना, आपको नहीं का चुनाव करना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मिस्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, भूमध्य सागरीय कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, प्राथमिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रूस
रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कोलखोज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्थानांतरशील कृषि को लदांग कहा जाता है, ठीक है ना, कहाँ कहा जाता है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में जो है स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, फल व सब्जी की कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हॉर्टिकल्चर, है ना, संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, फल व सब्जियों से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं, है ना। कथन ए में कहता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, और आर कथन में कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं और ये चारों विकल्प में एक विकल्प सही है ना। तो कथनों से कौन मेल खा रहा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है और आर जो सो ए की सही व्याख्या है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए, कि चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गहन निर्वाह कृषि से। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन बागाती कृषि नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और ये देखिए झारखंड 2014 और बिहार बोर्ड 2017 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। और ये बिहार बोर्ड के 2015 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके सामने जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, फेजेंडा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मिश्रित कृषि से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विस्तृत वाणिज्य, है ना, अनाज कृषि में क्या होता है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, द्वितीयक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। और ये बिहार बोर्ड के 2018 और 2020 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कोको। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, ठीक है ना, कहाँ रही है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, डेनमार्क में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, रोपण कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, रोपण कृषि। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चाय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है ना, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, डेनमार्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि फूलों की कृषि कहलाती है ना, क्या कहलाती है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पुष्पोत्पादन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास, है ना, यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, रोपण कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न हैं वो आपके पूरे बुक से उठाई गई प्रश्न है, ठीक है ना। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्न प्रदेशों में से, है ना, किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, ठीक है ना। ये आपको बताना है। ये देखिए बिहार बोर्ड के 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अमेजन बेसिन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि के प्रकार हैं, ठीक है ना। ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी एकल कृषि नहीं है, ठीक है ना। ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मिश्रित कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि जापान का, है ना, डेट्राइट किसे कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, नगोया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सूती वस्त्र के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यांगस्टी वेसिन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ना, यह किस देश में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, इटली। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टोयोटा, है ना, टोयोटा कंपनी किस देश की है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जापान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये देखिए झारखंड बोर्ड एग्जाम में 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आपको कथन ए और कथन बी में कुछ चीज़ें कह रही है, पहले उसको समझिए कि रेडीमेड वस्त्र उद्योगों का विकास गांव के निकट हुआ, और कारण में कह रहा है आर में कि यह उद्योग स्वच्छंद, है ना, उद्योग से संबंधित है, ठीक है ना। आप इन दोनों कथन और कारण को बढ़िया से समझिए और साथ ही साथ आपके नीचे देखिए आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, ठीक है ना, इन विकल्पों का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कि ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। यानी कहने का मतलब एक गलत है और आर क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कुटीर उद्योग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, टेलीविजन उद्योग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ऊनी वस्त्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जंग का कटोरा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पीटर्सबर्ग क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जापान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हौजरी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, जनसंख्या घनत्व। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है।
चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, आधारभूत उद्योग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, यानी कि चीनी, सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग, है ना, स्वच्छदंत उद्योग है, ठीक है ना, ये क्या है, ऑप्शन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादक स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पूंजीवाद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग, है ना, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, आधारभूत उद्योग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा सही मेल खाता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लौह इस्पात उद्योग। ये कहाँ है, पीटर्सबर्ग में, ये ऑप्शन आपका सही मेल खाता है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विस्कट, है ना, विसिकट उद्योग किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, उपभोक्ता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है किसका है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, चतुर्थक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बाह्य स्रोतन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। और ये देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, यूरोप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, ठीक है ना, शिक्षा, बैंकिंग, विनिर्माण और परिवहन, ठीक है ना, आपके सामने 4 दिया हुआ है। आपको बताना है कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण कौन है इसमें, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, तो आपको सही से पढ़कर और सही आंसर तक पहुँचना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 2 एवं 4, यानी कहने का मतलब है कि बैंकिंग और परिवहन ये दोनों जो है क्या है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना, कथन ए और कथन आर। कथन ए में कहता है कि यूरोप देश पर्यटन उद्योगों में भारत से कम विकसित हैं, और दूसरा कथन कहता है कि भारत में पर्यटन स्थल अधिक है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको, है ना, कि इन दोनों कथनों से कौन सही मेल खाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर जो सो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। 2 कथन दिए हुए हैं, ए और आर। कथन ए में कहता है कि लंदन एक वैश्विक नगर है, और कथन आर में कहता है कि लंदन राइन नदी के सहारे विकसित है, ठीक है ना। अब आपको देखना है ऑप्शन के साथ कि ये दोनों कथन जो सो किससे मेल खाता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यानी कि ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्ञान प्रकरणन बाह्य सोतन के निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए आपके सामने कथन दे रखे हैं 2, है ना। कथन ए में कहता है प्राथमिक उत्पादनकर्ता ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, और कथन आर में कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों में ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि
ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पंचम क्रियाकलाप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है, कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पर्यटन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संचार में निम्न में से किनका प्रेषण सम्मिलित होता है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाह्य श्रोतीकरण सहायक है, क्या सही होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, विश्वविद्यालय शिक्षक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पंचम क्रियाकलाप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। और ये देखिए कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, झारखंड के एग्जामों में 2019 में, बिहार के एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, व्यापार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सेवा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1, 2 एवं 3, यानी कि शिक्षा भी होगा और बैंकिंग भी होगा और परिवहन भी होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, विश्वविद्यालय अध्ययन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बीपीओएस के पास केपीओज, है ना, यानी केपीओएस, है ना, की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ये कथन जो है सो सत्य नहीं है। ठीक है ना, तो इस अनुसार से आपको पूछ भी रहा था प्रश्न में यही कि सत्य कौन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है कि द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मछली पकड़ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, संचार। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सड़क परिवहन किस स्थलीकृत का उपयोगी साधन है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। और ये देखिए झारखंड 2014 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मैदानी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। ठीक है ना, जो कि ज़्यादा व्यस्त रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पनामा नहर जोड़ता है ना, पनामा नहर को किसके साथ जोड़ता है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कोलोन से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, जल परिवहन। ये सस्ता साधन भी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वेज नहर मिलती है, ठीक है ना, स्वेज नहर मिलती है, ये आपको बताना है कहाँ मिलती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि पनामा नहर जोड़ती है, किन दोनों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। आपकी पूरी भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का बुक को कवर किया गया है इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनियन, है ना, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कनाडा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ठीक है ना, किस नगर से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेट्रॉइट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। चलिए किन चारों को जोड़ता वह है दिल्ली, है ना, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ता है, ठीक है। चलिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग स्थित है ना, ये आपको बताना है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अंध महासागर में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृहत ट्रंक मार्ग स्थित संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ट्रांस महाद्वीपीय, है ना, स्टुअर्ट जोड़ता है, ये किससे जोड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, डार्विन को मेलबर्न से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, क्या परिवहित किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पेट्रोलियम। पाइपलाइन से पेट्रोलियम को, है ना, प्रवाहित किया जाता है ना, परिवहित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पेरिस लंदन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ग्रेट लेस्क सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑस्ट्रिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जर्मनी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सार्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, रूस। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जिनेवा में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोच्चि व कारवार, है ना, है कहाँ है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, नौसैनिक पत्तन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पत्तन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, आंत्रपोपतन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, एंथेस। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, वेनेजुएला। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत एक सदस्य है ना, किसका, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, साप्टा का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, विस्तृत पतन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से, है ना, विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, यूरोप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ब्रोकन हिल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फॉर्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, प्राथमिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सीढ़ी नुमा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, नागपुर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है, ठीक है ना, ये आपके सामने ऑप्शन है 4, है ना, आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, औद्योगिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप, है ना, सड़कों, नदी या नहर के किनारे विकसित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, रैखिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। फार्मस्टेड, है ना, बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है ना, कहाँ मिलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कनाडा में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पंखा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टुंड्रा क्षेत्रों में, है ना, एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, इग्लू। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस, है ना, प्रदेशों में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन बी, है ना, सिंधु घाटी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 में भारत में कितनी, है ना, मिलियन सिटी थे, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 53। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 50 लाख से अधिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पल्ली। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मुंबई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, इथोपिया की राजधानी है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अदिस अबाबा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जेरूशलम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जमशेदपुर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे होती है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, रेखीय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रचलित, है ना, प्राचीनतम बस्ती नगरीय बस्ती रही है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सिंधु घाटी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 53। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार संसाधन सहायक है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सामाजिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रकीर्ण। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पल्ली। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, क्या है? 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 382। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या, है ना, कितनी है सन 2020 में? ये आपको बताना है ना। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है 2020 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 28। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है सो वो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया है। ठीक है, और पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 था, अब हो गया 9, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा, है ना, कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? ठीक है ना, कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, तेलुगु। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में, है ना, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पश्चिम बंगाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑस्ट्रिक। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? है ना, देखिए यहाँ पर पूर्ण जनगणना लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1881 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है ना, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 31%। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या, है ना, सबसे कम है ना, भारत में? ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चीनी तिब्बती। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1106। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सिक्किम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है ना, भारत में कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 121 करोड़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गोवा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, भारतीय आर्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने लगभग प्रतिशत लोग बसते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 18%। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनघनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बिहार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रांची किस राज्य की राजधानी है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक, है ना, मॉरिशस, है ना, और कैरेबियन देशों में क्या कार्य करते थे, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, रोपण कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ग्राम से ग्राम को महिला प्राधान, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अंतर्राज्यीय, है ना, प्रवास में सर्व प्रमुख है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ग्राम से नगर में पुरुष प्रधान। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न कि ग्राम में, है ना, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में ग्राम से नगर को, है ना, होने वाले प्रवास में कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गंदी बस्तियों का फैलाव। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2001 की जनसंख्या में, है ना, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बांग्लादेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में, है ना, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी हैं, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रतिकर्ष कारक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वे कहलाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अपकर्ष कारक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, काम और रोजगार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में, है ना, अप्रवासी आते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अप्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मुंबई नगरीय समूहन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि UNDP, है ना, मानव विकास रिपोर्ट, है ना, 2011 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य रहा, है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 0.547। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा, ऑप्शन आपके सामने है।
चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ओडिशा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गोवा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्ष 2001 में, है ना, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य रहा, कौन रहा। आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2001 में भारत में निम्नतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य रहा, कौन रहा सबसे कम, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बिहार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत मितव्ययिता, है ना, सामाजिक धन, न्यासधारिता, है ना, एवं अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है ना। ये जो कथन है आपके सामने लिखा हुआ, ये कथन किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, महात्मा गांधी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत क्या रहा, है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 74.04। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है ना, ये बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बिहार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के, है ना, निम्नलिखित राज्यों में से, है ना, एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है। निम्नतम मतलब कम है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पंजाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लक्षद्वीप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, नगरीय बस्तियों में निवासित जनसंख्या के सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकार के परिवर्तन होने पर बस्ती के निम्न में से किन में बदलाव आता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जलीय संसाधनों की उपलब्धता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 6। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 27.78। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 में भारत जनगणना में, है ना,
है ना, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या रही, क्या रही आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 35। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या कितनी रही, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 8। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर, है ना, गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अजमेर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अहमदाबाद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में, है ना, भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर वर्ष 2011 के अनुसार से आपको बताना है कौन है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कोटा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में सुमेलित, है ना, कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट किससे सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए नगरों के प्रकार दिए हुए हैं और इधर नगर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको देखना है ना, इन सभी में, ठीक है, कि कौन सा ये मेल किसके साथ खा रहा है, और ये आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, यानी कि ए का बी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 का ए में जाएगा, ठीक है, और 3 का डी में जाएगा, ठीक है, और 4 का सी में जाएगा। कहने का अर्थ है कि प्रशासनिक नगर जो है चंडीगढ़ में है, औद्योगिक नगर भिलाई में है, शैक्षणिक नगर रुड़की में है और पर्यटन नगर शिमला में है, ठीक है ना। तो इस अनुसार से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए, है ना, कि प्रश्न में 2 स्तंभ दिए गए हैं, ठीक है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। अब स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को सही मिलान करना है आपको और ऑप्शन में दिए गए सही टिक करना है ना। इधर स्तंभ लिखा हुआ है यहाँ तक। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि 1 का डी होगा, 1 का डी, अम्बाला कहाँ है, छावनी नगर, ठीक है ना, और 2 का होगा बी, यानी सिंगरौली हो जाएगा आपका खनन नगर, ठीक है ना, सिंगरौली में खनन नगर है, ठीक है, अम्बाला में छावनी नगर, और आपका 3 का सी होगा, कहने का अर्थ है कि पटना हो जाएगा राजधानी नगर, ठीक है ना, और 4 का हो जाएगा ए, यानी कि सलेम, है ना, सलेम हो जाएगा औद्योगिक नगर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा नगर है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मुंबई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रकीर्ण। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चंडीगढ़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन प्राचीन नगर है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पटना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, औद्योगिक। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मुंबई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, औद्योगिक नगर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, राजस्थान में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, भोपाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना के अनुसार, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये क्या है, अंग नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गंगा का जलोढ़ मैदान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग, है ना, अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है, यानी कि 2011 के अनुसार से आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बृहत्तम मुंबई, इसके बाद कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न के। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि झूमिंग कृषि की जाती है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, असम में। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, है ना, धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बागवानी कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में नकदी फसल है, कौन सा है नकदी फसल, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चाय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम, है ना, शस्य गहनता कितनी है, ठीक है ना, शस्य गहनता कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है 100%। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सीमांत भूमि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गेहूँ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गंगा डेल्टा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में चावल का सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पश्चिम बंगाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, जून से सितंबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रबी की फसल, है ना, रबी की फसल पैदा होती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, शीत ऋतु में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन फसल एक पेय फसल है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, चाय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कोको। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणीय राज्य है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, खदान उत्पादन से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, क तथा ख दोनों, यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के किन 2 युग्म राज्यों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन उच्चतम है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पंजाब हरियाणा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, छत्तीसगढ़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गेहूं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल हैं? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कपास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित, है ना, अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मृदा लवणता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गन्ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से, है ना, देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादन की किस्में विकसित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मैक्सिको तथा फिलीपींस। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूगर्भिक, है ना, क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिम भारत की नदी बेसिन है ना, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कुछ। अब आपको ऑप्शन में आपको देखना है ये किसके साथ मेल खाता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, केवल एक, यानी कि पश्चिम भारत की जो नदी बेसिन है वह है सिर्फ माही बेसिन, ठीक है ना। इसके अनुसार से ये सिर्फ एक ही सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, केवल एक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 2002 में। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गंगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूमिगत जल के अति विदोहन से निम्न युग्म राज्यों में भूमिगत जल में आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बिहार पश्चिम बंगाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, है ना, कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गंगा व यमुना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, दिल्ली व इटावा में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? ठीक है ना, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जल संरक्षण से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं, क्या हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, नलकूप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, तापी बेसिन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, चक्रीय संसाधन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल प्रयोग, है ना, उपयोग प्रतिशत में, है ना, इसके कुल भौम जल संभव से ज़्यादा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, तमिलनाडु। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि देश में प्रयुक्त, है ना, कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सिंचाई, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जल का क्या होता है, खर्च होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, एल्युमिनियम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अभ्रक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खेतड़ी में क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, तांबा खाने, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, लौह अयस्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, असम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गुजरात में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लिग्नाइट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, है ना, कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, छत्तीसगढ़ में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काकरापारा, है ना, परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुजरात। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हजीरा, है ना, विजयपुरा, जगदीशपुरा, है ना, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लौह अयस्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एंथ्रासाइट। चलिए एंथ्रासाइट जो है सो ये कोयले का प्रकार है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि बम्बई, है ना, जिसको मुंबई कहते हैं ना, वो बम्बई हाई किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पेट्रोलियम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राजस्थान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है ना गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाबा बुदन, है ना, बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कर्नाटक में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि निम्नलिखित कथनों में विवेचना करें, है ना। ये देखिए आपके सामने कथन लिखा हुआ, कथन ए और कथन आर। कथन ए में कहता है कि भारत के विशाल मैदानी भाग में पेट्रोलियम भंडार की संभावनाएं हैं, और कथन आर में कहता है कि यहाँ टर्शियरी कालीन चट्टानी, है ना, संरचनाएं नहीं मिलती है। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन के साथ कौन सा, है ना, मेल खा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यानी कि ए सही है, यानी एक कथन सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि निम्नलिखित में कौन कोयला उत्पादक से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए यहाँ पे देखिए कोडरमा लिखा हुआ, बोकारो है, गिरिडीह है, झरिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि 2, 3 और 4। कहने का मतलब बोकारो भी होगा, गिरिडीह भी होगा और झरिया भी होगा। ठीक है, कोडरमा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मध्य प्रदेश में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सौर ऊर्जा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सऊदी अरब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मध्य प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, एल्युमिनियम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में, है ना, कोयला खदानों में कौन सा झारखंड में नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सिंगरौली। सिंगरौली जो सो झारखंड में नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नेरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है सामने। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र है। ठीक है ना, किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, राजस्थान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2016-17 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान तेल उत्पादक में भारत में अग्रणीय राज्य रहा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, तारापुर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हीराकुंड परियोजना, है ना, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है।
चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, उड़ीसा में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, असम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग भूरा हीरा के भी नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से है ना कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, पवन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, जनसंख्या घनत्व। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, मुर्शिदाबाद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, सीमेंट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, चंडीगढ़ में। चलिए अब अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, मुंबई में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी है ना पार्क कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, सिक्किम में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोकारो इस्पात केंद्र है कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस नगर को है ना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है ना, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सलेम इस्पात उद्योग है कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, तमिलनाडु में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा औद्योगिक है ना अवस्थापना का एक कारण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, जनसंख्या घनत्व। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई है ना लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, टाटा लौह इस्पात है ना कंपनी, जिसको कि TISCO भी कहा जाता है। चलिए संक्षेप में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुंबई में सबसे पहली सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि। ऑप्शन आपके सामने है, ये बताना है आपको। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, कोलकाता हावड़ा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है ना, चलिए देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रादेशीय नियोजन का संबंध है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना,
क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, नर्मदा नदी पर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रादेशिक असमानता का कारण है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ITDP, है ना, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, समन्वित, है ना, जनजातीय विकास कार्यक्रम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 की थी। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 11वीं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, यानी कि 2007 से 12। चलिए और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 2012 से 2017। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंदिरा गांधी नहर, है ना, कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय, है ना, विकास के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पारितंत्र विकास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है ना, यह कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, लेह एवं मनाली में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लखनऊ। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है ना, नहीं गुजरता है, इस पर आपको ध्यान देना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, केरल। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कोलकाता। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1998। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय महामार्ग को, है ना, ग्रेट दक्कन रोड कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, वाराणसी से कन्याकुमारी महामार्ग। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1995 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने से लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, जल परिवहन। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त माध्यम है ना, जिससे कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इंटरनेट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे, है ना, उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, श्रीनगर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, कि निम्न में से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना इनमें से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, इनमें से सभी, यानी कि हाजीपुर भी है, जयपुर भी है, गोरखपुर भी है और जबलपुर भी है, ठीक है, सभी जैसो भारतीय रेल का मुख्यालय है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, संचार। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रेल द्वारा है ना निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, कोयला। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सड़क मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सर्वप्रथम है ना, भारत की प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किन नगरों को मध्य निर्मित की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, ठीक है ना। 34 किलोमीटर तक की गई थी मुंबई से थाने, और रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, कोलकाता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 विस्तार मिलता है ना, 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तार मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, सदिया से धुबेरी है ना, धुबरी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल है ना का मुख्यालय है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है वह है आपका हाजीपुर, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना कि भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत हुई कब हुई, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, 1911 में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, सिलचर को पोरबंदर से। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, NH7 है ना, सबसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, गंगा हल्दिया इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, 1923 में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, इटली। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे कम आयात होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, पूर्वी यूरोपीय देशों से
अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चेन्नई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह, है ना, पश्चिमी तट पर नहीं है। ठीक है ना, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हल्दिया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, चेन्नई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहर नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, महाराष्ट्र। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन कृत्रिम है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चेन्नई। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मुंबई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एन्नौर पतन निम्नलिखित में से किसका अनुषंगी पतन है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चेन्नई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, तमिलनाडु में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, विशाखापट्टनम। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, समुद्र और वायु द्वारा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्यावरणीय ह्रास होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औद्योगिकीकरण के कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जल प्रदूषण। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कृषि बहिर्स्राव। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यमुना। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि विशालतम गंदी बस्ती धारावी अवस्थित है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मुंबई में। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि ध्वनि की माप की इकाई क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जूल। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का कारण है कौन है। ठीक है ना, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन ए, है ना, भूमि प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण है भूमि प्रदूषण। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिसार। अब आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मृदा लवणता। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिकर्ष का अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, प्रवास के लिए।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वीडियो मेरा समाप्त होता है, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न आपके बीच मैं लेकर आया है ना इस वीडियो में, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है ना, भूगोल को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, ठीक है। उन दोनों पार्ट का इस वीडियो में, है ना, संपूर्ण किताब से सभी, है ना, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया था, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, है ना। और लाइक तो ज़रूर कर दें, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों तक इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।